हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड का एक टॉपिक एमीन्स के बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले एमीन बनाने की हमने कुछ विधियों के बारे में पढ़ा है। आज हम आगे देखने वाले हैं कि कर्टियस अभिक्रिया के द्वारा और लोसेन पुनर्विन्यास के द्वारा कैसे हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, जब एसिड को गर्म करते हैं तो पुनर्विन्यास द्वारा आइसोसाइनेट बनता है। आइसोसाइनेट क्या होता है? जब नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन ओ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसे हम कहने वाले आइसोसाइनेट। बेसिकली यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्डिंग हुई है इसे ही हम आइसोसाइनेट कह सकते हैं। आइसोसाइनेट का जल अपघटन जब हम करेंगे तो उससे हमारे पास प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में भी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के समान ही पुनर्विन्यास होता है। गाइस, इससे पहले जो हमने हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पढ़ी थी उसकी क्रियाविधि मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसे पॉज करके वो वीडियो देख कर आइए, उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्रियाविधि हुई है और किस प्रकार से हम एमीन का निर्माण करते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है एजाइड। एजाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे CO के साथ में जुड़ा हुआ है N3 समूह। इसके यदि हम फुल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। RCO ये हमने एज इट इज़ लिखा है। N3 जो लिख रखा है उस N3 में हमने यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई है। एक नाइट्रोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसका लोन पेयर उसके पास है। वो नेक्स्ट जिस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। और उससे नेक्स्ट वाले नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं और इसका लोन पेयर इसके पास है। तो इस प्रकार से हमने N3 की संरचना को खोल के दिखा दिया है। अब हम जब इसको गर्म करेंगे तो जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है। गाइस, आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए ड्राइविंग फोर्स यदि किसी गैस का फॉर्मेशन है तो वो बहुत अच्छे से अभिक्रिया कंप्लीट हो सकती है। देखना गाइस, यहाँ पे हमने N2 गैस बाहर निकाली और N2 गैस बाहर निकालने के पास हमारे पास ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनी है। नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं और उसने एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम नाइट्रीन कहते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ से N2 किस प्रकार से निकला होगा, ये मैंने यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई है। इस बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। यदि हम ये वाला बॉन्ड यहाँ से कुछ इस प्रकार से ब्रेक करें कि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चला जाए और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बच जाए, तो गाइस आप लोग ध्यान रखेंगे, जब एक ही एटम पर 2 चार्ज एक साथ आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका मतलब होता है कि उस एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल हो गया है। इस नाइट्रोजन पे पहले से पॉजिटिव था, जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ एक ही नाइट्रोजन एटम पर हैं तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास इसका लोन पेयर अवेलेबल हो गया है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये इस प्रकार की जो संरचना होती है वो N2 गैस होती है। नाइट्रोजन गैस आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ से हमने ये वाली नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दी है। नाइट्रोजन बचा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे देखना एक लोन पेयर पहले से था, नेगेटिव चार्ज पहले से था और जब हमने बॉन्ड ब्रेक करवाया तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होने का मतलब है कि उस पे लोन पेयर अवेलेबल हो गया है। तो एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर इस चार्ज की वजह से आया है, तो हमने यहाँ पे दिखाया है नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल हो गए हैं और इसीलिए हम इसे नाइट्रीन कह सकते हैं। गाइस नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इसमें होगा पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास किस प्रकार से होगा, ये जो CH3 और कार्बन, यहाँ से दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड का हम कराएंगे समान स्विदलन। और समान स्विदलन का मतलब है कि एक बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले CH3 के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस C डबल बॉन्ड O के पास चला जाता है। गाइस जैसे ही यहाँ पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया है तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेता है। इसके डबल बॉन्ड बनाने के बाद आप देखेंगे कि इस कार्बन पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन इस नाइट्रोजन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंद बना लिया तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे। ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसके साथ में जुड़कर यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा और बॉन्डिंग करके इस नाइट्रोजन के साथ में ऐड हो जाता है CH3। तो गाइस देखिएगा, आप इसे क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस CH3 ने नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है। यहाँ पे
नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है और इसे हम कह रहे हैं आइसोसाइनेट। ये आइसोसाइनेट बनने के बाद हम इसका करवाएंगे जल अपघटन और इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। ये कैसे होगा गाइस, हमने जो पीछे हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया देखी थी उसमें हमने इसका पूरा प्रोसेस देखा है। यहाँ पे देखना, ये कुछ ऐसी संरचना बनी थी, अभी जो बनी हुई है आइसोसाइनेट सेम संरचना हमारे पास है। यहाँ पे हमने R की जगह पे CH3 रखा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास R है, बाकी के स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है। इसमें हमने देखा कि जल अपघटन जब करवाते हैं तो H2O से ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर था वो लोन पेयर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन के पास पहुंचता है तो कार्बन डबल बॉन्ड O से एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। पाई बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के साथ में ये H2O जुड़ जाता है। H2O यहाँ पे जुड़ा है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था तो इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जबकि इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए हैं, इसीलिए इस पे नेगेटिव और इस वाले ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। गाइस, हमें किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट दिखाने के लिए या फिर उसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को दोनों को हटाएंगे। इनको हटाने के लिए यहाँ से हम निकाल देंगे H+ आयन और वो H+ आयन यहाँ से निकलेगा, वो चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास में। तो दोनों ऑक्सीजन कैसी हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं, दोनों पे से चार्ज हट जाता है। लेकिन गाइस देखना, ये दोनों चार्ज हटने के बाद एक कार्बन पे 2 OH अवेलेबल हो जाते हैं जो कि कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी यहाँ से पहले हाइड्रोजन निकालेंगे। ये हाइड्रोजन जब हम निकालते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के नाइट्रोजन पे नेगेटिव दिखाएंगे। नाइट्रोजन पे जैसे ही नेगेटिव गया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल के उसके साथ में जुड़ जाता है। यहाँ देखना, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से जब हमने H+ निकाला था तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बचेगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे जाके पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है तो ये चेंज होगा C डबल बॉन्ड O में और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास चला जाता है हाइड्रोजन। गाइस, एक तरह से यहाँ पे पुनर्विन्यास होता है, यहाँ पे पुनर्विन्यास होगा और उस पुनर्विन्यास की वजह से यहाँ पे जो कार्बन पे 2 OH जुड़े हुए थे वो 2 OH कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 का एक अणु बाहर निकल जाता है और CO2 का अणु बाहर निकलने के बाद प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। गाइस, सेम प्रोसेस ही आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे आपके पास R की जगह CH3 है, इस CH3 के साथ में आप क्या करवाएंगे, CH3 यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं करता है, केवल ये वाला पार्ट यहाँ पे अभिक्रिया करेगा। तो सेम प्रोसेस में अभिक्रिया करवा के हम यहाँ पे जल अपघटन दिखा के बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया है। तो गाइस, ये थी कर्टियस अभिक्रिया। यदि आप लोगों ने इससे पहले हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया की क्रियाविधि को बहुत अच्छे से समझा है तो कर्टियस अभिक्रिया भी आपको समझ आ गई होगी। गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे लोसेन पुनर्विन्यास। लोसेन पुनर्विन्यास में देखिएगा, जब हाइड्रोक्सिमिक अम्लों को प्रबल अकार्बनिक अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो पुनर्विन्यास द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। गाइस, ये जो बना हुआ है इसे हाइड्रोक्सिमिक अम्ल कहा जाता है। NH के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो आप इसे हाइड्रोक्सिमिक अम्ल कह सकते हैं। गाइस, ये अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो हमने लिया है ये एक प्रकार का अकार्बनिक अम्ल है। इसमें देखना अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। यहाँ से एक नाइट्रोजन है हमारे पास और दूसरा ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। गाइस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से डोनेट यदि करना हो तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, नाइट्रोजन की रहेगी, क्योंकि डोनर एबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यदि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। डोनेट नाइट्रोजन को करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे इस सिस्टम के साथ में अनुनाद में जाएगा और अनुनाद में जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे अवेलेबल ही नहीं है, वो इसके साथ में अनुनाद में चला गया। तो यहाँ पे जो डोनेट करेगा वो होगा ये वाला ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ था वो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो गाइस, आप देखना,
R C डबल बॉन्ड O, ये हम एज इट इज़ रखेंगे, NH भी एज इट इज़ रहने वाला है। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया था, तो इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इस पर हम दिखाने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसके साथ में जुड़ा हुआ है R और एक जुड़ा हुआ था Cl, ये हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज करना है। तो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे H+। यदि H+ निकाल देते हैं तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव हट जाएगा। दूसरा हम दिखाएंगे कि ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आने से यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा Cl- की फॉर्म में। तो ये जो H+ आयन निकला था वो और ये Cl- दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl, और ये HCl का अणु बाहर निकल जाता है। यहाँ से C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया और इस वाले ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये वाली रहेगी। नेक्स्ट देखना, सेकेंड स्टेप में हमने लिया था OH-। अब यहाँ पे हम रिएक्शन दिखाने वाले हैं OH- की। OH- क्या है, एक तरह से क्षार का काम करेगा, और क्षार इसको कहीं भी H+ आयन दिखेगा उसको बाहर निकाल लेता है। तो गाइस देखना, इस पूरे सिस्टम में हमें ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है जो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसको H+ की फॉर्म में निकाल के खुद तो निकलेगा H2O की फॉर्म में बाहर, और इस नाइट्रोजन पे छोड़ देता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे O पे नेगेटिव जाएगा और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बचने वाला है। फिर से सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ आए हैं, और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ बनेंगे तो यहाँ पे नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से था, यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव और मिल गया, दोनों चार्ज एक साथ होने का मतलब है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो गया है, और इस प्रकार से ये जो ऐसी स्ट्रक्चर जब बनती है तो उसे नाइट्रीन कहा जाता है। नाइट्रीन में पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास पहले जो अभिक्रियाएं हुई हैं सेम उनके पैटर्न पे ही होने वाला है। पुनर्विन्यास के बाद यहाँ पे हमारे पास बनेगा आइसोसाइनेट, और जब इस आइसोसाइनेट का जलअपघटन करवाया जाता है तो जलअपघटन के बाद हमारे पास प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। तो गाइस ये था लोसेन पुनर्विन्यास। ये तीनों अभिक्रिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया और लोसेन पुनर्विन्यास। आई होप आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।